अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज सुबह वॉक करते करते मैंने सोचा क्यों ना सन का चक्कर लगा लिया जाए। हाइपरलूप का ज़माना है, पाकिस्तान से फ्रांस जाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैं इस वक्त LHC में खड़ा हूं और आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से LHC और उससे पहले जितने भी एक्सेलरेटर्स हैं वो काम करते हैं। तो आज हम सन में मौजूद हैं, जो कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सन का डायमीटर 27 किलोमीटर है, जो कि गलत स्टेटमेंट थी। सन का सरकमफ्रेंस 27 किलोमीटर है और इससे आगे एक और बड़ा हेड्रॉन कोलाइडर बनाया जा रहा है जिसको FCC कहा जाता है। इसी जगह पर बनाया जा रहा है और उसका सरकमफ्रेंस 100 किलोमीटर होगा। सन के LHC पर $10 बिलियन की टोटल इन्वेस्टमेंट आई, लेकिन FCC पर $23 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जा रही है। और कौन सी चीज़ों पर रिसर्च होगी? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर रिसर्च होगी। पार्टिकल्स को मैस कैसे मिलता है, इस पर रिसर्च होगी। पार्टिकल फिजिक्स पर रिसर्च होगी। यहाँ पर बिग बैंग के बाद कैसे एटम्स बने, उन पर रिसर्च होगी। और इसके साथ साथ सुपर सिमेट्री पर रिसर्च होगी। इन तमाम टॉपिक्स पर मैं गाहे बगाहे वीडियोस बना चुका हूं, जो कि आप तख्ती प्लस टॉपिक का नाम लिखकर सर्च कर सकते हैं। लेकिन आपको सन के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं आपको ये शीट दिखा रहा हूं। इस शीट से आपने घबराना नहीं है। इसमें मोटी मोटी चीज़ें ये है कि 27 किलोमीटर का सरकमफ्रेंस है। इसका टेम्परेचर, सन का टेम्परेचर जिसमें पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, वो -271.3 सेंटीग्रेड है, जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं इसी वीडियो में। अगर मैग्नेट्स की बात करें तो सन में डायपोल मैग्नेट भी हैं, क्वाड्रोपोल मैग्नेट भी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी हैं और टोटल तकरीबन 12,000 से ज़्यादा मैग्नेट्स सन में मौजूद हैं, जो कि प्रोटॉन्स की बीम को डायरेक्शन देते हैं। एक प्रोटॉन की नॉमिनल एनर्जी है 6.5 टेरावोल्ट्स और जब दो प्रोटॉन आपस में टकराते हैं तो जो नॉमिनल एनर्जी है उनकी कोलिजन की वो है 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। एक सेकंड में LHC में प्रोटॉन्स 11,245 चक्कर लगाते हैं और इसी तरीके से जो एक सेकंड में कोलिजन्स होती हैं प्रोटॉन्स की, वो 1 बिलियन है। ये मोटे मोटे कवायद थे जो मैंने आपको यहाँ पर दे दिए। लेकिन अब सन के LHC को हम स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2 वैक्यूम चैम्बर्स हैं, ट्यूब्स हैं, पाइप्स हैं जो कि रन होती हैं। एक नहीं है, 2 हैं। इनमें वैक्यूम होता है और ये चैम्बर्स या ये पाइप्स आपस में क्रॉस भी होती हैं। इसी तरीके से इन चैम्बर्स में, इन पाइप्स में 1232 मैग्नेट्स लगे होते हैं जो कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं। तो किसी किस्म का पार्टिकल जो कि न्यूट्रल है इसमें एक्सेलरेट नहीं करेगा। तो या इलेक्ट्रॉन्स करेंगे या प्रोटॉन्स करेंगे या आयॉन्स करेंगे, क्योंकि आयॉन्स भी चार्ज रखते हैं। मैग्नेट्स का काम यह है कि उन्होंने प्रोटॉन्स को या दूसरे आयॉन्स को बचाना है कि वो इसकी सरफेस से, पाइप की सरफेस से टकराएं, अदरवाइज हमारा एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाएगा। केबल्स इसमें यूज़ होती हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन केबल्स हैं। वो 2,50,000 किलोमीटर लंबी केबल्स हैं जो कि इसके अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं तो पता भी होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और 1 वोल्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेट करेगा तो उसके पास जो एनर्जी होगी, जो एनर्जी उसको चाहिए, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। तो जहाँ पर हम 13 बिलियन तो जहाँ पर हम 6.5 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा एनर्जी है। एक्सेलरेटर के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए लुमिनोसिटी भी एक फैक्टर है। जब 2 प्रोटॉन आके आपस में टकराते हैं तो एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है, झमाका होता है। हम उन झमाकों को, उन एक्सप्लोजन्स को, जो कि बहुत नॉमिनल किस्म के होते हैं, छोटे होते हैं, उनको मेजर करते हैं और उससे हमें अंदाज़ा होता है कि कितनी ज़्यादा कोलिजन्स हुई हैं। तो लुमिनोसिटी नंबर ऑफ कोलिजन्स के बारे में हमें बताती हैं। LHC की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 8 एक्सेलरेटर हैं और 2 डी एक्सेलरेटर भी हैं जो कि
प्रोटॉन्स को या आयन्स को डीएक्सेलरेट करवाती हैं। जब हमने LHC में फीड देनी होती है प्रोटॉन्स की, तो उससे पहले 4 मुख्तलिफ एक्सेलरेटर से इन प्रोटॉन्स को गुजारा जाता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि हेड्रॉन कोलाइडर में, हेड्रॉन के वर्ड का मतलब है कि इसमें न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं, इसमें प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं और इसमें पियॉन्स भी हो सकते हैं। सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। चलें हम अब चलते हैं प्रोटॉन्स को एक पूरा चक्कर लगाने के लिए LHC में। तो सबसे पहले तो हमें प्रोटॉन्स चाहिए और प्रोटॉन के लिए सबसे अहम चीज़ है हाइड्रोजन का एटम। तो हम हाइड्रोजन का एटम लेते हैं। यहाँ पर आपको एक सिलेंडर दिखा रहा हूँ, इसमें हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ हाइड्रोजन एटम है जो कि इंजेक्ट किए जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच करती है और वो इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करती है हाइड्रोजन के एटम से। तो पीछे आपके पास हाइड्रोजन का आयन बचा जो कि एक प्रोटॉन है, और उसके बाद हम इसे ले जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के एक्सेलरेटर्स में और कैविटीज़ में, जहाँ पर इनकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई जाती है। तो मैं आपको यहाँ पर एक्सेलरेटर रेडियो फ्रीक्वेंसी कैविटीज़ दिखा रहा हूँ। छोटे छोटे कुजे हैं जिसमें चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट करते हैं और इनका मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है। इनके ऊपर रेडियो फ्रीक्वेंसी की वेव्स डाली जाती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 400 मेगाहर्ट्ज़ है, जिसकी वजह से ये कैविटीज़ रेजोनेट करती हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच करती है, ऑसिलेट करती हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती है तो चार्ज पार्टिकल को एक चाबक पड़ता है, बूस्ट मिलता है और वो बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ जाता है, फिर अगली कैविटी, फिर अगली कैविटी। इस तरीके से ये पूरी सीरीज़ ऑफ कैविटी है जिसे एक्सेलरेशन रेडियो फ्रीक्वेंसी कैविटीज़ कहा जाता है। इनमें गैस मौजूद नहीं होती, क्योंकि अगर प्रोटॉन को आपने एक्सेलरेट करना है तो गैस अगर होगी तो उसके पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करके एनर्जी लूज़ करते जाएंगे। यहाँ पर मैग्नेट्स का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो मैं आपको यहाँ पर 2 मेजर किस्म के मैग्नेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले मैग्नेट को हम बेंडिंग डायपोल मैग्नेट कहते हैं। ये वो मैग्नेट हैं जो कि प्रोटॉन्स को दीवारों से लगने से बचाते हैं, तो उनको बेंड करते हैं। अब प्रोटॉन ने इतनी तेज़ी से मूव करना है कि उसके लिए बेंड करना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर इन प्रोटॉन्स का, वहाँ पर इन मकनातीसों का, इन मैग्नेट्स का काम आता है। तो अगर प्रोटॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा है या आयन की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आपको उतने ही पावरफुल मैग्नेट्स भी चाहिए। तो ये डायपोल मैग्नेट्स हो गए, लेकिन हमारे पास क्वाड्रोपोल फोकस मैग्नेट्स भी होते हैं। वो बेंडिंग मैग्नेट्स थे, ये फोकस मैग्नेट्स हैं। इनका मतलब यह कि इन्होंने एक टारगेट पे प्रोटॉन्स को बरसाना है। इनका काम बेंडिंग का नहीं है, इन्होंने एक टारगेट पर प्रोटॉन्स को बरसाना है, क्योंकि हम 2 प्रोटॉन्स की आपस में कोलिजन भी करवाते हैं और प्रोटॉन्स को किसी एक टारगेट पे भी बरसाते हैं। तो 2 मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स की नोयत है जो कि सन में किए जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर ये मैग्नेट दिखा रहा हूँ। तो आप डायपोल मैग्नेट देख सकते हैं जो कि 15 मीटर इनकी लंबाई होती है। इसी तरीके से क्वाड्रोपोल मैग्नेट भी आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक पूरी पाइप अगर देखें जिसके अंदर वैक्यूम है और इसके अंदर प्रोटॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको 50 किस्म के मुख्तलिफ मैग्नेट्स मिलते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। ये सारे मैग्नेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब ये है कि करंट के ज़रिए, करंट फ्लो करने के ज़रिए आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर 8.3 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड होती है इस चैम्बर में, जो कि ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड से 1 लाख टाइम्स ज़्यादा है। और जो करंट चाहिए इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए वो 11,080 एम्पेयर्स हैं। और इसके लिए हम सुपर कंडक्टर वायर्स लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को सप्लाई देनी है, हमने करंट देना है। तो अगर करंट के लिए आम वायर्स इस्तेमाल करेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस होगी और एनर्जी लॉसेज होंगे। तो हम सुपर कंडक्टर वायर्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत कम टेम्परेचर पर ऑपरेट करती हैं और उनकी रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो अगर हम नॉर्मल मैग्नेट्स का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल ना करें, तो यही HLC जो आज 27 किलोमीटर का है, ये 120 किलोमीटर का बनना था। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बहुत ज़्यादा चीप होते हैं, उनमें एनर्जी लॉसेस मैंने आपको बताया कि नहीं होते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा
कम टेम्परेचर पर ऑपरेट कर रहे होते हैं, लेकिन इसीलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये सुपर कंडक्टर्स भी होते हैं। तो LHC के जो मैग्नेट हैं वो बहुत कम टेम्परेचर पर ऑपरेट कर रहे होते हैं और उनकी जो वायरिंग है वो भी बहुत कम टेम्परेचर से आपको गुजारनी होती है। ये टेम्परेचर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ -271.3 सेंटीग्रेड है, जो कि बहुत ज़्यादा करीब है एब्सोल्यूट ज़ीरो के। और सुपर कंडक्टर पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं कि सुपर कंडक्टर कैसे काम करते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं साइकिल की तरफ। तो सबसे पहले हमने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, हमारे पास प्रोटॉन रह गया और प्रोटॉन को हमने फीड कर दिया, कैविटीज़ के ज़रिए गुजारा और फिर एक लीनियर एक्सेलरेटर में फीड कर दिया जिसका नाम है लाइनेक 4। लीनियर एक्सेलरेटर है और इसके ज़रिए अब प्रोटॉन आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे लाइनेक की तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, तो आप देखें कि लाइनेक 4 भी है, हम लाइनेक 4 की बात कर रहे हैं, लाइनेक 2 भी है और आगे इसकी फीड जाती है प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन बूस्टर को, जिसे PSB कहा जाता है। और यहाँ पर जो प्रोटॉन की स्पीड है वो 91% हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट से। तो बहुत तेज़ी से प्रोटॉन घूमना शुरू कर देता है, एक्सेलरेट करना शुरू कर देता है और उसके बाद अगली फीड जाती है प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन के पास। जो प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको PS से दिखाया गया। यहाँ पर 99.9% स्पीड हम अटेन कर लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट के रेफरेंस से और 628 मीटर इसका सरकमफ्रेंस है। प्रोटॉन इस एक्सेलरेटर में अब स्पीड तो अटेन कर चुके हैं, लेकिन अब वो हैवियर होते जा रहे हैं क्योंकि उनको एनर्जी तो मिल रही है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उनका वज़न बढ़ता जा रहा है और वो अपने वज़न से 25 गुना ज़्यादा अटेन कर चुके हैं इस वक्त जब वो इसके अंदर घूम रहे हैं। तो फिर हमने उनको फर्दर फीड दे दी, SPS को दाखिल कर दिया SPS में, जो कि 7 किलोमीटर लंबा रिंग शेप एक्सेलरेटर है। आप उसकी तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं और ये फाइनल एक्सेलरेटर है जिसने आगे अपनी फीड LHC को यानी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को देनी है, जो कि 27 किलोमीटर है। इस वक्त इसका मैस, प्रोटॉन का मैस 7000 टाइम्स हो गया है अपने ओरिजिनल मैस से। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास 2 वैक्यूम पाइप्स है, जो कि आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है। ये दोनों वैक्यूम पाइप्स पैरेलल में चलती हैं, एक में प्रोटॉन क्लॉकवाइज मूव करते हैं, एक में एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, क्योंकि हमने इनकी कोलिजन करानी है। और जहाँ जहाँ पर इनकी कोलिजन होती है वहाँ पर हमने बड़े बड़े कैमरे लगा दिए हैं, डिटेक्टर्स लगा दिए हैं, ताकि हम उस कोलिजन को स्टडी कर सके, उससे निकलने वाले मुख्तलिफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जज कर सकें, उनको स्टडी कर सकें, उनको डिटेक्ट कर सकें। और ये 4 जगहें जो बड़े बड़े कैमरे हैं वो कौन सी हैं, यहाँ पर मैं उनके नाम आपको दिखा रहा हूँ। तो पहली है LS, दूसरी है CMS, तीसरी है LHCb और चौथी है ATLAS, जहाँ पर ये चैम्बर्स क्रॉस करते हैं और कोलिजन्स होती हैं। इन सब को हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे और मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से LS के ज़रिए हमें बिग बैंग के बाद के वक्त का, बिग बैंग होने के बाद के सेकंड के बारे में डिटेल्स मिलने जा रही हैं और किस तरीके से हम LHC का इस्तेमाल करते हुए अपनी कायनात की शुरुआत के कुछ हिस्से को देखने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस फिल्म को दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि मुझे अभी घर भी वापस जाना है। अल्लाह हाफिज़।